तो देश के बस में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम बात कर रहे हैं कोरोना की तीसरी लहर के बारे में। क्या कोरोना की तीसरी लहर आने वाली है? क्या हम खुद गलतियां करके उसे आमंत्रण तो नहीं दे रहे हैं? क्या हमारे देश के नेता सही नजीर पेश कर रहे हैं? इन्हीं तमाम बातों पर चर्चा चल रही है। मेरे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से शाइना एनसी जी, मेरे साथ है डॉक्टर अजय कुमार, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता, मेरे साथ है डॉक्टर सुनीला गर्ग जो कि सलाहकार है आईसीएमआर की, मेरे साथ हैं डॉक्टर एम वली। लेकिन सबसे पहले चलूंगा सोनू झा जी के पास। मुंबई में मेरे एक दर्शक जुड़ गए हैं। सोनू जी, क्या कहेंगे? जो तस्वीरें आप देख रहे हैं उनको देखकर आपको भी लगता है कि तीसरी लहर का खतरा मंडरा रहा है? जी बिल्कुल। मुझे बिल्कुल ये जो दृश्य चिंताजनक लग रहा है। कहीं ना कहीं लोगों में बिल्कुल एक मानसिक तनाव है जिसके वजह से लोग बाहर निकल रहे हैं और भीड़ में इकट्ठा हो रहे हैं। बट कहीं ना कहीं हमें ये मानना पड़ेगा कि अगर तीसरी वेव को रोकना है तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम किस तरह इसे रोकें, क्योंकि कोरोना अभी तक गया नहीं है। संक्रमण और तेजी से फैलता जा रहा है। हम अभी भी उन देशों में से एक देश है जहां पे संक्रमण काफी भयावह रूप में है। हम सबको एक जिम्मेदार नागरिक की तरह इस जिम्मेदारी को अपने कंधे पर उठाना पड़ेगा और हर प्रोटोकॉल का फॉलो करना चाहिए। मेरे मुताबिक कहीं ना कहीं हमारी जिम्मेदारी है ये। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सोनू। सीधे चलते हैं शाइना एनसी जी के पास। शाइना एनसी जी, चुनाव हमने वेस्ट बंगाल चुनाव के वक्त देखा, दूसरी लहर पीक पर चली गई, हमने उस वक्त के हालात देखे, आज के भी हालात हम देख रहे हैं। सवाल उठाया डॉक्टर अजय कुमार ने, क्या नेताओं ने सही नजीर पेश की और क्या ऐसे समय उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा का अनुमति देना ठीक है? नहीं, ये सवाल बिल्कुल जायज है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर एक प्रदेश में ये यात्रा है। सबसे पहले तो ऐसा भी स्पष्ट हुआ है कि उत्तराखंड जैसे प्रदेश में नहीं है। उत्तर प्रदेश में सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के मुताबिक वो जब कहेंगे कि कोविड प्रोटोकॉल्स को मेंटेन किया गया है, तब ये तय होगा कि ये यात्रा हो या नहीं। अब जब हम बात करते हैं कि क्या करना चाहिए आज के परिप्रेक्ष्य में, तो प्रधानमंत्री ने स्वयं कहा है कि अभी भी कोविड गया नहीं और हम सबको एकजुट लड़ना है, एकजुट देखना है कि कैसे हम इस पैंडेमिक महामारी को कैसे हम खत्म करें। और इसमें वैक्सीनेशन ड्राइव बहुत जरूरी है। दीपक जी, अब वो वैक्सीनेशन ड्राइव जो नदी के पार हुआ था मुजफ्फरपुर में, बिहार में, वहाँ एक चीज जागरूकता की भी आवश्यकता है। बहुत लोग बोलते हैं कि बहुत सारे लोगों को वैक्सीनेशन मिला है या नहीं मिला है। भारत में सबसे बड़े कंपनीज है सीरम, जो विश्व में सबसे ज्यादा बड़ा है, और जो 60 मिलियन डोजेज, 80 मिलियन डोजेज है। तो मुझे लगता है कि आते हुए दिन में बिल्कुल कोई कमी नहीं पड़ेगी। लेकिन जब प्रगति और एक इकोनॉमी को भी कोएग्जिस्ट करना है, तो वो नैतिक जिम्मेदारी बनती है जनता की। और वो जनता जानती है कि आज जब बहुत सारे एंडेवर्स हैं, जैसे कि मैं सिर्फ एक उदाहरण आपको देना चाहती हूँ कि मनसुख मांडविया जी ने जब वो बने अभी हाल ही में मंत्री, तो उन्होंने कहा कि देयर आर 2 इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स टू कोविड। एक कि हम देखें कि जो दूसरा लहर था उससे हम कैसे बच के रहें तीसरे लहर में, और दूसरा कि वैक्सीनेशन ड्राइव जहां प्रदेश को भी देखना है कि कांस्टेंट प्रोग्रेस जो है वो प्रोग्रेस क्या है, कि कितने वैक्सीन एडमिनिस्टर हुए हैं, कितने रिकवरीज हुए हैं, कितने पेशेंट 24 घंटे में रिकवर हुए हैं, क्या है रिकवरी रेट जो 97% था, तो कैसे ऊंचा हो जाएगा, क्या प्रोटोकॉल्स मेंटेन किए गए हैं। तो प्रदेश और सेंटर का, स्टेट सेंटर कोऑर्डिनेशन भी बहुत जरूरी है, एज इज इंट्रोस्पेक्शन ऑफ द इंडिविजुअल। ठीक है, इंट्रोस्पेक्शन के साथ साथ स्टेट और सेंटर का कोऑर्डिनेशन भी जरूरी है। पर हमने देखा डॉक्टर अजय कुमार, इन मुद्दों पर भी राजनीति होती है। कांग्रेस के राज्य सरकारों ने कहना शुरू कर दिया कि भाई कोवैक्सीन हम नहीं लेंगे, हम नहीं लगाने देंगे। क्या ये चीजें भी जनता के मन में कंफ्यूजन नहीं पैदा करती? आपके कई नेताओं ने बोल दिया कि भाई कोवैक्सीन का तो 3rd फेज का ट्रायल नहीं हुआ, एक नेता ने बोल दिया कि भाई इसमें गाय के बछड़े का सीरम मिला है। तो वैक्सीन हेजिटेंसी तो पैदा हुई ना इसके चलते। और कई ऐसे लोग हैं जो वैक्सीन को देखते ही घरों से भाग जा रहे हैं, जंगल में छुप जा रहे हैं, नदी में कूद जा रहे हैं।
गाँव में ऐसे भी दृश्य देखने को मिले हैं भारत में? दीपक जी, पहली बात यह है कि मैंने हमेशा कहा है कि यदि आप पर्याप्त मात्रा में वैक्सीनेशन कर रहे हैं, टीकाकरण कर रहे हैं, तब आप ये कह सकते हैं कि हेजिटेंसी के बारे में आप पूछ सकते हैं। जिसको जो मांग रहा है वैक्सीन उसको तो नहीं मिल रहा है, फिर आप बोल रहे हो कि जो हेजिटेंसी है। तो ये मैं पहली बात ये कि जिसको जो चाह रहा है वैक्सीनेशन वो तो हो जाए। अब हेजिटेंसी एक समस्या जरूर है, और मैं मानता हूं जो साइना जी ने कहा था, जो साइना जी ने कही बात बताई वो एकदम सही है। लेकिन दो बातें, हमने कोवैक्सीन के खिलाफ किसी वैक्सीन के खिलाफ बात नहीं उठाई। हमने कहा था, और सभी साइंटिफिक लोग, हम भी उस वैक्सीन के डेवलपमेंट में काफी, जो भी हम उस डेवलपमेंट के एक छात्र के रूप में बोल रहे हैं कि डेटा जो था फेज 2 डेटा था, उस पर अप्रूवल दे दिया, इमरजेंसी अप्रूवल। हमने कहा कि उसको जो है, जो साइंटिफिक बेसिस होता तो वो फेज 3 डेटा के अप्रूवल के बाद ही होना चाहिए। दुनिया में यही था, इमरजेंसी अप्रूवल अमेरिका में किसी भी ड्रग में बिना फेज 3 के अप्रूवल का नहीं हुआ। भारत ने जो है सिर्फ आत्मनिर्भर भारत दिखाने के लिए फेज 2 में दे दिया, वो अपनी जगह पर है। सही है गलत है वो मुझे जो प्रोफेशनली मैं बोलूंगा, मैं जो प्रोफेशनल फेज 2 जो इमरजेंसी यूटिलाइजेशन के लिए डेटा जो अप्रूवल मिला था, ये और ये मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहूंगा, इमरजेंसी अप्रूवल फाइजर हो, जेनेंटेक हो, अमेरिकन फाइजर हो या जॉनसन एंड जॉनसन, ऑल अदर वैक्सीन, नोवोवैक्स, सबके अप्रूवल फेज 3 डेटा के एफडीए के अप्रूवल के माध्यम से हुआ। एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के तो बात तो छोड़ दीजिए, क्योंकि वो पहले से अप्रूव था यूरोपियन यूनियन। तो ये साइंटिफिक बेसिस पर सवाल उठाए जाना कोई गलत बात नहीं है। अगर विपक्ष अगर सवाल जिम्मेदारी तरीके से बोलते हैं कि आप, क्योंकि आप बताइए, इसी सरकार ने जो ग्लोबली अप्रूव्ड वैक्सीन फाइजर को तो 1 साल बाद अप्रूवल दिया। आप ये सवाल क्यों नहीं पूछते सरकार से कि दुनिया में जो वैक्सीन जो दिया गया था उसको 1 साल बाद आपने, क्योंकि उसने ब्रिजिंग स्टडी नहीं किया। जब इतने लोग मरने लगे तो आपने कहा कि अप्रूवल आप दे दिए। आपने अप्रूवल इसलिए नहीं दिया था कि आपकी जो साइंटिफिक टेम्पर बहुत बढ़ गई थी, आपने अप्रूवल दिया क्योंकि स्थिति खराब हो गई थी। दूसरी बात सुन लीजिए, जॉनसन एंड जॉनसन का वही स्थिति। तो हमारा सिर्फ यही कहना है कि इस देश में, और भारतीय जनता पार्टी से पूछे ना कि कोई वो नेता जो है गोबर खिला देते हैं आईसीयू के पेशेंट को, वो बड़ी साइंटिफिक टेम्पर है क्या सर? हम तो कम से कम पहुंचे नहीं ना अस्पताल में, जबरदस्ती गोबर जो है ठोस दिया आईसीयू के पेशेंट के मुंह में। और ये लगातार ये प्रज्ञा जी क्या बोलते हैं कि काउ यूरिन पीजिए तो कोरोना नहीं होगा, लेकिन अपने जो बड़े बीमारी के लिए जो है बॉम्बे चले जाती है। तो हमारा सिर्फ ऑब्जेक्शन था साइंटिफिक, और कांग्रेस के लीडर्स बोल रहे कि वैक्सीनेट कराइए, हर आदमी बोल रहा है, कांग्रेस के जो है सीनियर लीडर्स हो। और कोवैक्सीन का हमारा ऑब्जेक्शन फेज 2 इमरजेंसी अप्रूवल डेटा पर था, और वो हमेशा रहेगा कि इस देश में जो भी होगा, अगर हम अपने देश को जो ग्लोबल कमिटी ऑफ नेशंस में, नहीं लास्ट में एक ही सेकंड मैं लेना चाहूंगा, तो ये गलतफहमी ये जो इन्होंने फैलाने की कोशिश करी है, फेज 3 का डेटा आ गया, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन सरकार से ये भी पूछेगा कि फाइजर और जॉनसन को 1 साल क्यों लगा, और बाकी वैक्सीन को भी तो 1 साल क्यों लगा? ये भी तो एक महत्वपूर्ण प्रश्न होनी चाहिए। ठीक है, मैं सीधे डॉक्टर वाली के पास चलता हूं। डॉक्टर वाली, आपसे जानना चाहता हूं, सेकेंड वेव आपका क्या प्रेडिक्शन है, आपका क्या आकलन है थर्ड वेव के बारे में? माफ कीजिएगा, सेकेंड वेव तो हमने देख ली कितनी खतरनाक थी। देखिए, थर्ड वेव के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी डॉक्टर सुनीला गर्ग जी ने बहुत अच्छे से समराइज कर दी हैं सब चीज़ें। थर्ड वेव आएगी, वही 2 कारण हैं जिनसे आएगी जो अभी डिस्कस हुए हैं, लेकिन मैं सबसे ज़्यादा सावधानी पर जोर दूंगा। थर्ड वेव और नो थर्ड वेव, हमें अपनी सावधानियों में कोई ढिलाई नहीं बरतनी है। मुझे अच्छा लगा आज आपकी डिबेट में आपने अपने व्यूअर्स को इतनी अच्छी तरह से ट्रेंड किया है कि वो बहुत अच्छी भाषा बोल रहे हैं, बहुत अच्छा उनको ज्ञान हो गया है। आपके चैनल के जरिए इस समय ये मैसेज जाना चाहिए कि सबसे ज़्यादा जो लोग पहाड़ों पे चले गए घूमने, अपने घर आए वापस, भीड़ इकट्ठी ना करें, किसी भी प्रकार की भीड़, कोई भी भीड़ इकट्ठी ना करें, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना पड़ता है। हमारी जनता को बहुत जल्दी आगे आके वैक्सीनेशन कराना चाहिए। बच्चों के लिए वैक्सीनेशन के लिए हमको बहुत पूरी भरपूर कोशिश करनी चाहिए। अपने बच्चों को और बूढ़ों को बचाना चाहिए।
हमको कोई भी कोताही ऐसी नहीं करनी चाहिए जिसके कोरोना के फैलने में हम मददगार साबित हो। हमको पूरी एहतियात करनी चाहिए और ये तमाम जो एक ग्लोबल एक लर्निंग प्रोसेस चल रही है, जिसमें हमने देखा कि इजराइल ने भी अपना मास्क का डिसीजन वापस लिया, यूके ने लिया, उनको तो बहुत ज्यादा वैक्सीनेशन हो चुका था, तो हमारे पास तो भी इससे बहुत कम वैक्सीनेशन हुआ है। तो उसके लिए जब तक पब्लिक में एक उत्साह नहीं होगा, एक ड्राइव नहीं होगी और उसमें एक लालसा नहीं होगी कि हमको वैक्सीनेशन लगवाने जाना है और लगवा के ही घर लौटना है। और मुझे अच्छा लग रहा है कि अब वैक्सीन की शॉर्टेज धीरे धीरे आगे आने वाले दिनों में खत्म हो जाएगी और ऐसा हो, खुदा करे। और मैं इसकी कामना करता हूं कि हमारे देशवासी जल्दी से जल्दी वैक्सीनेट अपने को कराएं, तब तक कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें। और कल की जो खबर है, जिसने वैक्सीन नहीं लगवाया था, जो फर्स्ट केस थी हमारे देश की, जो स्टूडेंट थी, मेडिकल स्टूडेंट केरला में, उसको दोबारा कोरोना हुआ, उससे सबक लेना चाहिए कि हम अगर वैक्सीनेशन नहीं लगवाएंगे तो हम पूरे एक्सपोज्ड हैं वैक्सीन लगवा के कोरोना के लिए। अगर हम वैक्सीन नहीं लगवाएंगे तो हम पूरे एक्सपोज्ड हैं और ये कोरोना हमको छोड़ेगा नहीं। अदृश्य वायरस है, चालाक वायरस है, म्यूटेट कर रहा है, तेजी से म्यूटेट कर रहा है और एसबीआई की रिपोर्ट के हिसाब से ये एक तरह की रेस है और इस रेस में हमको आगे निकलना। ठीक है डॉक्टर सुनीला, अगर आखिरी कमेंट आपसे और मेरा सीधा सवाल, एसबीआई की रिपोर्ट कहती है अगस्त में वेव और सितंबर में पीक, आईसीएमआर का क्या आकलन है एसबीआई की इस रिपोर्ट पर? देखिए, एसबीआई की रिपोर्ट ने बहुत सारे मैथमेटिकल अजम्पशंस लिए हैं, उसमें ह्यूमन बिहेवियर का बहुत ज्यादा जिक्र नहीं है। उन्होंने बहुत सारे अजम्पशंस लिए हैं, तो उस मॉडल के हिसाब से वो कहते हैं कि जुलाई में हम 10,000 के करीब आ जाएंगे, अगस्त में हमारे केसेस बढ़ते चले जाएंगे और सितंबर अक्टूबर में हमारी जो है थर्ड वेव आएगी। परंतु ये मैं इसको रिपोर्ट को दूसरी तरीके से देखती हूँ फ्रॉम ए पब्लिक हेल्थ पर्सपेक्टिव, कि जब हमारा वैक्सीनेशन बढ़ जाएगा, नंबर 1, नंबर 2, अगर हम बेसिकली हमारी सीरो पॉजिटिविटी आज की तारीख में हमारे फेवर में है करके, कि काफी लोगों को हमारा इन्फेक्शन हो चुका है। और मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि अगर हम लोग उत्तराखंड की बात करें तो हमारे केसेस 250% बढ़े हैं 10 मार्च से लेके। अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं, केसेस 244% बढ़े हैं, जबकि महाराष्ट्र में 174% ही बढ़े हैं, क्योंकि हम 22 लाख से शुरू हुए थे। और अगर हम अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं या मेघालय की अगर हम बात करें तो 295% बढ़े हैं केसेस। तो मैं ये चाहूंगी कि अगर हम इसको टूरिज्म, रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म बनाएं तो वहां के लोगों को भी इन्फेक्शन ना हो, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना चाहिए। और साथ ही साथ हमारी एडमिनिस्ट्रेशन का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हर जगह, जो भी राज्य में है, कि लोग कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें और बिल्कुल हम सावधानी बरतें तो थर्ड वेव बहुत ही माइल्ड तरीके से निकल जाएगी और ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेशन भी लग जाएगा। तो ये चीजें मैं अंत में कहना चाहूंगी फ्रॉम ए पब्लिक हेल्थ पर्सपेक्टिव। और जहां तक हमारे रूटीन मैनेजमेंट है उसका हम पालन करते ही रहें, टेस्टिंग, ट्रीटिंग, ट्रैकिंग और मास्किंग का। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का आज बहस में जुड़ने के लिए। चलते चलते मैं बता दूं, क्या केंद्र के सही दिशा में कदम उठाए केंद्र ने? 90% लोग मानते हैं कि तीसरी लहर को रोकने के लिए केंद्र ने सही दिशा में कदम उठाए हैं और 10% का जवाब ना में है। फिलहाल एक ब्रेक, लेकिन न्यूज नेशन एक ऐसा चैनल है जहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।